डिमांड। ओके, कि हम लोग किस तरीके से डिमांड को एनालिसिस करते हैं, कौन से जो डिटर्मिनेंट्स है जो प्राइस इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करते हैं, कि इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक होगी, रिलेटिवली इलास्टिक होगी, रिलेटिवली इन इलास्टिक होगी। ठीक है, मैं ना ये पूरे डिस्कशन से एक शॉर्ट में अगर आपको कंक्लूजन बताऊं ना, तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो रिलेटिवली इलास्टिक है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक है। ठीक है, क्या बोला मैंने, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक है ना, these are more realistic. Okay, these both are more realistic than other elasticities of demand. ठीक है, तो ये हम लोग एक कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलो, सीएमए के मटेरियल में दिया हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑफ द ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, practical importance in the sphere of government finances as well as trade and commerce। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है कि क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है इलास्टिसिटी, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, मोनोपोलिस्ट के लिए हो, ठीक है, चाहे वो फिर मार्केट के लिए हो, इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए हो, तो ये क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है। ठीक है, हमेशा कभी भी आंसर्स लिखते वक्त है ना, इतना याद रखना कि इंपॉर्टेंस जब भी होता है ना, तो इंपॉर्टेंस ये मटेरियलिस्टिक चीज है। ठीक है, सीएमए वालों बहुत अच्छे से ध्यान दो कि जो जब भी आप लोग आंसर्स लिखोगे ना, तो उसका है ना एक बेस पॉइंट होता है, चाहे वो फिर फीचर्स हो, ठीक है, चाहे फिर वो इम्पोर्टेंस हो। तो इम्पोर्टेंस में बेस पॉइंट क्या है, इट इज मटेरियलिस्टिक। मतलब क्या कि हम लोग इम्पोर्टेंस ये पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस क्या है, बिजनेस डिसीजंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंस क्या है, इनकम के डिसीजन, इनकम्स ऑफ द कंज्यूमर के हिसाब से इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, प्राइस जब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है तब इम्पोर्टेंस क्या है। देखो अभी हालांकि ये पॉइंट यहाँ पे दिए नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, इसको फॉर्म किया। ठीक है, तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स आपको रखना है। ठीक है, पर्सपेक्टिव रखना है। आप लोग तो बिंदास एकदम खतरनाक पेपर लिख के आओगे। ठीक है, सिर्फ पर्सपेक्टिव रखना है। सीएमए वालों बच्चों, समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, सो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है कि अगर सपोज इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी बोला है तो पर्सपेक्टिव रखो कि हाँ सपोज बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या होगा। हाँ, सर ने हमको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी है तो हम लोगों को आंसर्स भी लिखते आने चाहिए। ठीक है, सो ऑक्यूपाई मोर एंड मोर वर्ड्स। ठीक है, एंड फॉर ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर वर्ड्स यू हैव टू रीड अ लॉट। ओके, चलो, मैंने कल पृथ्वी सर से बात कर लिया है। सर बोले कि आप 8:15 तक लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं 8:15 तक नहीं लूंगा इतना है। First is business decision. Now, what is the importance of elasticity of demand for business decisions? If the product has more elastic demand, the business man fixes less prices. If the good has less elastic demand, he will fix the more prices. सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो जब मोर इलास्टिक है, करेक्ट, मोर इलास्टिक है, तो ये सिचुएशन में क्या होता है, हमारा ग्राफ क्या बोलता है मोर इलास्टिक में, कि क्वांटिटी डिमांडेड ये ज्यादा हो रही है और प्राइस क्या हो रही है, कम डिक्रीज हो रही है। करेक्ट, कितनी क्या हो रही है, प्राइस ये कम डिक्रीज हो रही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड ये ज्यादा इंक्रीज हो रही है। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये क्या है, ज्यादा है। तो इसका टोटल रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि जिस रेट से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है वो ज्यादा है जिस रेट से प्राइजेस कम हो रही है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। ऑब्वियसली बिजनेस डिसीजंस किस पे लिए जाते हैं कि हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए। करेक्ट, इफ द गुड हैज इलास्टिक डिमांड, दैट इज सपोज यहाँ पे प्राइजेस बहुत ज्यादा इससे बढ़ रही है। ठीक है, मतलब क्या, हैज लेस इलास्टिक। ठीक है, लेस इलास्टिक ऑब्वियसली, तो प्राइजेस ज्यादा परसेंटेज से बढ़ रही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड ये कम परसेंटेज से मतलब कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली प्राइस अगर ज्यादा होगी तो ही हैव टू फिक्स दी मोर प्राइसेस, क्योंकि वो ज्यादा प्राइसेस बढ़ाएगा तब जाके ही उसका टोटल रेवेन्यू क्या हो पाएगा, बढ़ पाएगा। ठीक है, पिछले वाले जैसा था हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ा था। ठीक है, बिजनेस डिसीजन प्राइस रेंज पड़ी थी ना, उसके हिसाब से ही है। ठीक है, ये नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फॉर मोनोपोलीज, द मोनोपोलीज फिक्सेस द हाई प्राइसेस इन वन मार्केट। ठीक है, इलास्टिसिटी जहाँ पे लेस है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, मोनोपोलिस्ट हायर प्राइसेस चार्ज कर सकता है एंड लोअर प्राइसेस इन मोर इलास्टिक डिमांड मार्केट फॉर द सेम थिंग और द सेम गुड। एक सपोज कोई गुड है जिसके लिए वो मार्केट में क्या है, मोनोपोलिस्ट है। ठीक है, कोई भी एक अलग टाइप का गुड है उसके लिए वो मोनोपोलिस्ट है,
तो जब इलास्टिसिटी लेस होगी, दैट मीन्स इन लेस इलास्टिक, तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस बढ़ाते जाएगा ना, क्योंकि लेस इलास्टिक में क्या होता है, प्राइसेस ज्यादा से बढ़ती है, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड कम परसेंटेज से कम होता है, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू उसका ट्रिमेंडस क्वांटिटीज में बढ़ जाएगा जब वो ज्यादा प्राइसेस चेंज करेगा इन इलास्टिसिटी में, और लोअर प्राइसेस इन मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक मतलब क्या, कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा परसेंटेज से चेंज हो रहा है और प्राइसेस क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, तो वो और ज्यादा प्राइसेस कम कर देगा ताकि उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाए, ट्रिमेंडस इससे बढ़ जाए, ताकि उसका रेवेन्यू को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, रेवेन्यू इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, रेवेन्यू इफेक्ट नहीं होना चाहिए, भाई हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस, अभी फैक्टर प्राइसेस क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो उस डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस क्यों इंपॉर्टेंस है, इलास्टिसिटी क्यों इंपॉर्टेंस है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। देखो concept of elasticity also helps in determining the prices of various factors of production. Factors having inelastic demand gets higher prices and factors having elastic demand gets the lower prices. Obviously देखो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, उनका कॉस्ट क्या होता है, गुड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करेक्ट। सपोज ये इतना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट है, इतने यूनिट्स अगर हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इतने यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, जितना हमारा कॉस्ट लगा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें हमारा फैक्टर्स आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल का, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का टोटल जितना भी कॉस्ट है वो हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कि सपोज हमारा 100 रुपीज का कॉस्ट है और हम लोगों ने 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, 10 रुपीज, करेक्ट। तो ये बढ़ेगा कब और कम कब होगा, वो कौन डिसाइड करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिसाइड करती है, ठीक है। रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इफ द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री इज इनइलास्टिक, मतलब क्या, जब हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड कम परसेंटेज में, ठीक है, कम परसेंटेज में, तो उस वक्त क्या होगा, एक्सपोर्ट्स, ठीक है, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट दैट कंट्री विल एंजॉय अ फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड कब होंगे, जब हमारी कंट्री एक्सपोर्ट्स कर रही होगी और उस एक्सपोर्ट का कंट्री का क्या है, इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, उस एक्सपोर्ट्स का डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है, ठीक है, मतलब क्या हमारे जो प्राइसेस होंगे वो ज्यादा होंगे, इससे हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो फॉरेन करेंसी आएगी वो हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। Now what is importance to the government, okay, the concept of elasticity of demand also enables the government to decide as to what particular industry should be declared as a public utility to be taken over and operated by the state, okay, अभी इसका ज्यादा explanation दिया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए किस तरीके से इलास्टिसिटी होगी, देखो ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि है ना, जो प्राइवेट सेक्टर है, सपोज अगर है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, होने वाला है, नियरली ऐसे समझ लो 8-9 साल के बाद ऐसे होगा, ठीक है, 8-9 साल के बाद ऐसे होगा, जो हमारा रेलवे सेक्टर है, करेक्ट, मैंने आपको बोला था रेलवे सेक्टर, ठीक है, इट इज रेलवे सेक्टर एंड पोस्ट ऑफिस सेक्टर इज ओनली ओन बाय द गवर्नमेंट, टोटली 100% शेयर किसका है, गवर्नमेंट का है, लेकिन अभी प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोजल्स बोले हैं, करेक्ट, टेंडर्स भरने को बोले, कोटेशंस देने को बोले, ठीक है, आने वाले 7 से 8 सालों में सिचुएशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे 100% प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100% प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, आया समझ में। और जब 100% प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ये सिचुएशन तो अभी आने वाली है, लेकिन व्हाट इफ, इमेजिन करो पहले 100% प्राइवेटाइजेशन होता और गवर्नमेंट एनालिसिस करती कि देखो भाई, अगर हम लोगों ने रेलवेज को, अभी ऐसे इमेजिन करो कि अभी प्राइवेटाइज्ड है रेलवेज, ये दिस इज ओन बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, रेलवेज अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करती है, दैट इज टोटली प्राइवेटाइज, ओके, गवर्नमेंट क्या सोचता है कि यार रेलवेज का डिमांड तो बढ़ती जा रहा है भाई, इनका रेवेन्यू भी बढ़ते जा रहा है, तो क्यों ना रेलवेज को हम लोग ये पब्लिक यूटिलिटी के लिए यूज कर दें, ठीक है, मतलब क्या, हम लोग इसको पीएसयू डिक्लेयर कर दे, पीएसयू का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसको हम लोग डिक्लेयर कर दे, ताकि जो गवर्नमेंट का शेयर होगा वो दैट विल बी मोर देन 51% शेयर, ओके, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की यहाँ पे ऑटोनोमस होगी,
ठीक है, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करेगा कि रेलवे की जो पॉलिसीज होंगी वो किस तरीके से होगी, ठीक है। So for the government it becomes very important to determine the elasticity of demand so that it can declare the public utilities to be taken over and operated by the state. Okay, जो public utilities है वो state ने own करना चाहिए, ठीक है। yes. Now determinants of elasticity, nature of the commodity पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है, कि किस तरीके से nature है comparatively in case of the necessaries comparatively inelastic. okay, nature of the commodities किस तरीके से उन्होंने डिस्टिंग्विश की हुई है, ठीक है। नेसेसरीज, लग्जरियस, ओके, कंफर्ट गुड्स, यूनिटरी इलास्टिक, यहाँ पे अभी यूनिटरी इलास्टिक बोला है उन लोगों ने, लेकिन सीए वाली मॉड्यूल में सीए वाले सीए वाला पढ़ेंगे, ओके, सीएमए वाले अपना अपना मॉड्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। एक दूसरे का मॉड्यूल बिल्कुल पढ़ना नहीं है, अपना अपना मॉड्यूल ही पढ़ना है, ठीक है। चलो, in case of necessaries the demand is less elastic comparatively inelastic, for example rice, salt, pulses, match boxes etc, ठीक है, ये तो हम लोगों ने वहां पे देख लिया था। now on the other hand elasticity of luxuries is more elastic, for example टीवी, डीवीडी, गोल्ड, डायमंड, more elastic, ठीक है। मतलब क्या कि उनकी प्राइजेस भी अगर ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड, ये सॉरी प्राइजेस जितने परसेंट से कम हो रही है, ठीक है, भले वो लेस परसेंट है, लेकिन जो उनका क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा वो बढ़ते ही जाएगा, बिकॉज दीज आर लग्जरीज, ओके। और कंफर्ट्स का क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। कंफर्ट्स का क्या है, यूनिटरी इलास्टिक, जितना जितने से प्राइजेस बढ़ रही है उतने से ही क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज अनरियलिस्टिक बट स्टिल तुम लोगों को दिया है तो लिखना है इसको, ठीक है। कंफर्ट गुड्स हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। कमोडिटी सब्सटीट्यूट गुड्स, द इलास्टिसिटी फॉर दैट कमोडिटी इज मोर इलास्टिक, ठीक है। जितना ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी। वैरायटी ऑफ यूजेस, इसको भी देखा था हमने, जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ यूजेस उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, ठीक है। मिल्क, कूल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, ये वाला भी हम लोगों ने पॉइंट देखा था, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। नहीं समझ में आएगा तो फिर से तुम लोग लेक्चर देखो, ठीक है, फिर से लेक्चर देखो, बिंदास समझ में आ जाएगा, इतनी सिंपल तरीके से मैंने समझाया, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ द गुड्स, टाइम पीरियड की मैंने बात की थी। इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स द इलास्टिसिटी विल बी लेस, बट इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स द इलास्टिसिटी विल बी मोर, क्योंकि देखो जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, करेक्ट, एक कंज्यूम हुआ, उसके बाद लगे दूसरा कंज्यूम होता है, उसके बाद लगे तीसरा कंज्यूम, उसके बाद लगे चौथा कंज्यूम, ठीक है। तो पेरिशेबल गुड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आया समझ में, जितने जल्दी आते हैं उतने जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ अबाउट द ड्यूरेबल गुड्स, ओके, ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही ले लो ना, टीवी ले लो, ठीक है, उसके बाद में आप लोग रेफ्रिजरेटर ले लो, करेक्ट, तो ये क्या है, सबके सब ड्यूरेबल गुड्स है। तो ड्यूरेबल गुड्स की इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो लेस इलास्टिसिटी का रूल क्या है, प्राइजेस अगर बढ़ भी रही है तो क्वांटिटी कम कम परसेंटेज में लेस होगी, ओके, क्योंकि ड्यूरेबल्स क्या होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, करेक्ट, और जो अफोर्ड कर पाते हैं वो क्या करते हैं, लेते हैं फिर, ठीक है। भले ही स्मार्टफोन 2000 प्राइस अगर बढ़ रहा था, फिर भी उनकी डिमांड तो सेम ही थी अभी लॉकडाउन के अंदर, करेक्ट, लोग परचेज ही कर रहे थे, जिनको जरूरत थी वो लोग तो स्मार्टफोन परचेज ही कर रहे थे, ठीक है। तो देयरफॉर द ड्यूरेबल की जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। चलो यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को। ऐसी कोई चीज है जो तुम लोगों को समझ में नहीं आई कि सर बहुत बोर हुआ सर ये वाली चीज में, आई नो थोड़ा सा थियरी है, ठीक है, थियरी में होता है बोर, लेकिन कोई बात नहीं। कोई डाउट है अभी यहाँ तक, सीएमए वालों, नो सर। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू, नो सर।